Hi everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek. And this is the 25th session in the series of Bihar Fact File, which is a Bihar Special Daily Current Affair Program, right? जो कि essential या important है आपके upcoming 69 BPSC prelims and other exams which is being conducted by Bihar government, right? तो आपको तो बता ही चुके हैं 25वां लेक्चर है तो अमूमन सबको पता चल गया होगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट द बिहार फैक्ट फाइल इज। ठीक है, तो इसमें जीके का पार्ट, करंट अफेयर का पार्ट सब कुछ रहेगा निहित, तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। वही आप देखेंगे तो जीके प्लस करंट अफेयर दोनों साथ साथ चलता हुआ दिखेगा। लाइक सत्येंद्र नारायण सिन्हा, द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। कब? तो 12 जुलाई 2023 को इनकी जयंती मनाई गई, तो ये बिहार गवर्नमेंट ने ये पोस्ट किया था, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं बिहार के, अनुग्रह नारायण सिन्हा उनके लड़के हैं। तो अनुग्रह बाबू को आप लोग जानते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे कभी। ठीक है, अभी सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बारे में पढ़ते हैं। 12 जुलाई 1917 को जन्म हुआ, 4 सितंबर 2006 को मृत्यु हुई। ठीक है, 12 जुलाई 1917। और विलेज का नाम कई बार पूछ देता है, तो पोय्यावन। पोय्यावन कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, पोय्यावन। ठीक है, और पटना में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, तो बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और जनता पार्टी में भी रहे। फिर जनता पार्टी को फाइनली छोड़ के फिर से आईएनसी ज्वाइन किया था इन्होंने। ठीक है, तो वो विरोध थोड़ा सा इंदिरा गांधी के समय था, इंदिरा गांधी के खिलाफ था इनका, इमरजेंसी के टाइम पे। तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा वॉज बॉर्न ऑन 12 जुलाई 1917, participant in the Indian independence movement and a former chief minister of Bihar। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट इनका रोल किस में रहा है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो बिहार में हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें इनका पार्टिसिपेशन सबसे अच्छा रहा है। ठीक है, तो आप देखें 1917 में जन्म ही हुआ है और अनुग्रह बाबू के लड़के हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी पॉलिटिकल एंट्री लेट होगी। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन क्या है, रेड करते हैं इसको। ओके, बैकग्राउंड क्या है? सिन्हा वॉज बॉर्न इन एरिस्टोक्रेटिक पॉलिटिकल फैमिली। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक पॉलिटिकल फैमिली, तो एजुकेशन वगैरह ऑब्वियसली बढ़िया रहेगा। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, पोय्यावन औरंगाबाद। विलेज का नाम पोय्यावन, डिस्ट्रिक्ट इज औरंगाबाद, जहां पे इनका जन्म हुआ। हिज फादर डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा वॉज नेशनलिस्ट लीडर एंड द फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सो हु वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है। तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार। ठीक है, फर्स्ट डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार वॉज अनुग्रह नारायण सिन्हा। कल हमने आपको पढ़ाया था हु वॉज द फर्स्ट दलित डेप्यूटी डीवाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है फर्स्ट दलित डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन है? बाबू जगजीवन राम। तो उसको इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था, तो ये भी एक एमसीक्यू है, ये भी बिहार स्पेशल का ही पार्ट। ठीक है, तो पहले जो है फर्स्ट डिप्यूटी सीएम ऑफ बिहार कौन रहे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, चलिए, तो पॉलिटिकल करियर, पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। ही सर्व्ड एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वॉज पार्ट ऑफ द यंग टर्क ब्रिगेड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यंग टर्क ब्रिगेड का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो यूथ विंग थी उसके मेंबर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यंग टर्क से अब टर्किश कुछ मत निकालिएगा। नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, सिन्हा सर्व्ड एज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ यूनिफाइड बिहार एंड प्लेड अ की रोल इन द स्ट्रीमिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट। राइट, ही ऑल्सो हेल्ड द पोर्टफोलियो सच एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या बोलिए तो पंचायती राज मिनिस्टर थे, एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखिएगा, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पूर्व जो है चीफ मिनिस्टर, तो उनका टेन्योर पूछ लेगा तो एक बार टेन्योर देख लीजिएगा। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द जनता पार्टी कोलिशंस विक्ट्री इन बिहार, जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था एंड फाइनली 1-2 साल में फिर से इन्होंने रीज्वाइन कर लिया था, किसको? कांग्रेस को रीज्वाइन किया था। नाउ रिटर्न टू द कांग्रेस, सिन्हा क्विट द जनता पार्टी एंड रीज्वाइन द कांग्रेस इन 1984। He served the chief minister of Bihar and held the portfolio of education minister and the agriculture minister। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इलेक्टेड मल्टीपल टाइम्स एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फ्रॉम औरंगाबाद सीट।
ठीक है। पर्सनल लाइफ क्या थी, सिन्हा की वाइफ किशोरी सिन्हा एंड हिज सन निखिल कुमार ऑल्सो हैड पॉलिटिकल करियर। किशोरी सिन्हा वॉज द एमपी एंड निखिल कुमार सर्व एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड एंड केरला। सो दिस पॉइंट बिकम इंपॉर्टेंट कि इनके जो पुत्र हैं निखिल कुमार वो क्या रह चुके हैं, तो गवर्नर ऑफ नागालैंड एंड केरला, निखिल कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। तो तीसरी पीढ़ी इनकी, ये भी थोड़ा सा जानिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ खेल प्रशिक्षण, हर छोटी छोटी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कहाँ से प्रश्न आ जाएगा कुछ नहीं कहा जाता। तो खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, क्या है, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत, यानी सीएम स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, अंतर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से, एकलव्य स्टेट जो हॉस्टल्स हैं, आवासीय हॉस्टल्स के माध्यम से, हॉस्टल जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एकलव्य ट्रेनिंग सेंटर्स या एकलव्य रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर आप इस तरह से कह लीजिए, इनके माध्यम से विद्यालयों में अध्ययनरत प्रतिभाओं यानी बालक बालिकाओं का चयन कर निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल में जो स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल चाइल्ड्स, उनका बेसिकली सिलेक्शन होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पोर्ट्स में, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको सिलेक्शन के बाद प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। पौष्टिक आहार यानी न्यूट्रिशियस फूड और जो मॉडर्न उपकरण हैं, खेल इंस्ट्रूमेंट या वो हैं, वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो कितने राज्य के 22 जिलों में 42 प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत हैं, यानी 22 डिस्ट्रिक्ट में 42 जो हैं, जो एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, ये अभी तक बनाए जा चुके हैं, जिसमें फंक्शनल कितना है, तो 40 जो है वो फंक्शनल, 40 फंक्शनल है, तो इनमें ये सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक है, एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल के बारे में हमने पहले भी बताया था, फिर से एक बार आप जान चुके हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये स्कीम है बिहार गवर्नमेंट की। नाउ प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक यानी 10th से बिफोर वाली, ठीक है, छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, और ये किसके लिए है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी या कह लीजिए तो कि जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ना इसके अंदर क्या आती है, यानी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या है, सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत सामान्य कोटि जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राएं जिनकी पारिवारिक आय, ठीक है, कंप्लीट फैमिली एनुअल इनकम 1.5 लाख से बिलो हो और कम से कम 75% यानी 75% जो उनका क्या हो, अटेंडेंस हो स्कूल में। अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस की क्राइटेरिया कितनी है, 75%। तो ये प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें किस तरह से, ये तो हमने एलिजिबिलिटी देख ली, स्कीम के बारे में देख लिया। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी सहयोग नहीं है। तो सहायता राशि जो मिलेगी बच्चों को, वो क्या अमाउंट होगा, तो फर्स्ट क्लास से 4th क्लास तक का कितना मिलेगा, 600 रुपीज प्रति वर्ष, यानी एनम के हिसाब से। ठीक है, और 5th to 6th में 1200 रुपये मिलेगा और 7th 8th के बच्चों को 1800 रुपये पर एनम मिलेगा। ठीक है, और इसका जो मोटो है वो क्या है, वही ड्रेस वगैरह के लिए है, जैसे उधर मिलता है ड्रेस के लिए, बालिका जो है ड्रेस योजना के तहत, वही मोटो यहाँ भी है, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, तो ड्रेस ले या और कुछ एसेंशियल आइटम्स ले ले, ठीक है, या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़े स्कूल्स में, तो ये बेसिकली मोटो होता है। इन द स्टेट ऑफ बिहार हाउ मच अमाउंट इज गिवन एज अ लोन टू इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन थ्रू स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो आप सबको पता है बिहार जो क्या नाम है आपका, 7 निश्चय का पार्ट है, 7 निश्चय में जो युवा वाला सेक्शन है, यूथ वाला, उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है। तो इसके तहत कितना, 4 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये सेम एमसीक्यू आसिफ से पूछा जा सकता है। तो कितने तक का लोन है, 4 लाख तक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, और रिसेंट का मंथ है, तो ये क्वेश्चन आपसे एक जो है पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। तो कुछ बात कर लेते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहार इज 3 एज पर द
कौन से? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th है उसके हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से कितना है? 3 है। और पॉपुलेशन बिलो 25 साल से नीचे की जनसंख्या जो है वो 58% है। यानी बिहार कंट्री का सबसे यंग पॉपुलेशन वाला स्टेट है, ये ध्यान दीजिएगा। कितना है? 58% लोग जो है 25 साल से नीचे के हैं। ठीक है, तो ये दो डेटाज याद रखेंगे, जब आप मेंस में भी काम देगा और प्री में भी पूछा जा सकता है। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इन 1951, 1951 में पॉपुलेशन कितनी थी? 2.94 करोड़, यानी लगभग 3 करोड़ के आसपास थी। 1951 में देश आजाद होने के बाद 3 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन थी बिहार की। और 2011 की जनगणना के हिसाब से ये 3.5 टाइम इंक्रीज हुई है, मतलब जितना था उससे 3.5 गुना बढ़ गया है, जो बिकम हुई 10.41 करोड़, जो 2011 की जनगणना से हम ही अभी भी देखते हैं तो यही डेटा आपको मान्य होगा। तो टोटल अभी पॉपुलेशन कितनी है बिहार की? 10.41 करोड़, जो कि 3.5%, मतलब परसेंट नहीं, टाइम्स जो है इसकी ग्रोथ हुई है, टाइम्स 3.5 टाइम्स ग्रोथ हुई है सिंस 1951 वाली सेंसस से। ठीक है, 1951 वाली सेंसस से कितना? 3.5 टाइम्स की ग्रोथ हुई है, 3.5 टाइम्स की। नेशनल एवरेज 3.4 टाइम्स था। नेशनल ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो 3.4 है, बिहार का 3.5 था। डिकेडल ग्रोथ रेट अगर देखें कि 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि है ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन बिहार हैज इंक्रीज फ्रॉम 17.4% इन 1951, 17.4% बढ़ा था डिकेडल ग्रोथ रेट 51 से 61 में। ठीक है, वहीं 24.2% बढ़ा 2001 से 11 में। तो रूरल पॉपुलेशन का डिकेटल ग्रोथ पूछा गया आपसे, तो ये वाला डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2001 to 11 तो क्या ग्रोथ रेट रहा? 24.2%, 24.2%, अराउंड 25%। ठीक है, यानी 1/4 पॉपुलेशन क्लब हो रही थी। अभी ये कम होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो टीएफआर है बिहार का वो कितना आ गया है? 3 आ गया है। अब देखेंगे कि टीएफआर जो है, अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो बिहार का टीएफआर बहुत हाई था। कितना था? मतलब 2019 में या 18 में टीएफआर 3.8 था, जिसने काफी मतलब एक अच्छा प्रदर्शन किया है बिहार ने, जो 3.8 पे लाया है। जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है वो 2.1 मानक रखा गया है। रिप्लेसमेंट लेवल वो है जिसपे माना जाता है कि अगर 2.1 का टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट आ गया तो पॉपुलेशन उससे ज्यादा, जो अभी स्टेबल पॉपुलेशन यहीं पे क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि कंट्री की इस समय टीएफआर कितनी है? तो 2 पे आ चुकी है। ठीक है, 2 पे आ चुकी है एनएचएफ 5 के हिसाब से। ठीक है, तो बिहार अभी भी कंट्री में सबसे ज्यादा जो है टोटल फर्टिलिटी रेशियो जो है सबसे ज्यादा कहाँ का है? तो वो बिहार का है, ये ध्यान दीजिएगा। बिहार के बाद कौन से स्टेट्स हैं उनको आप कमेंट में बता सकते हैं। हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज? भोजपुरी लैंग्वेज के शेक्सपियर के नाम से किसको जाना जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बिहारी ठाकुर को जाना जाता है, बिहारी ठाकुर को भोजपुरी लैंग्वेज के शेक्सपियर के नाम से। तो ये आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है तो ये जाने कि भोजपुरी लैंग्वेज के शेक्सपियर के नाम से बिहारी ठाकुर को हम जानते हैं। हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ बिहारी लैंग्वेज? देन बिहारी ठाकुर नाम होगा। तो बिहारी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बॉर्न कहाँ पे, बर्थ कहाँ पे हुई इनकी? तो कुतुबपुर हुई, कुतुबपुर में। कुतुबपुर पड़ता है शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में अब बिहार। ठीक है, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। कब हुई थी? 1887 में, 18 दिसंबर 1887 को कुतुबपुर शाहाबाद में इनका जन्म हुआ। ठीक है, जो अभी सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, और 10 जुलाई 1971 को इनकी मृत्यु हुई 83 ईयर्स की एज में। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या था? यानी इनका वो क्या था? पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, कंपोजर थे, फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सिंगर, डांसर, एक्टर, यानी मल्टीपल जो वो था। ठीक है, लैंग्वेज जो यूज हुआ इनका वो भोजपुरी था। ठीक है, इनके कुछ नोटेबल वर्क्स को ध्यान में रखिए। तो सबसे ज्यादा ये जाने जाते थे किसके लिए? विदेशिया के लिए, विदेशिया। दूसरा जो वर्क है बेटी बचवा, बेटी बचवा। ठीक है, और तीसरा जो है गब्बर, गब्बर घी चोर, घी चोर। ये 3 जो है इनकी रचनाएं आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 100% आ सकता है, इसका कोई नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी इसमें पूछने में हिचकिचाएगा नहीं, नहीं आया तो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो विदेशिया, बेटी बचवा और गबर घीचोर। गबर घीचोर जो है ये कई जो है इंग्लिश नॉवेल्स से इसका कंपैरिजन किया जाता है।
इस लेवल पे इसका वो रहा, जो कि रेनेसा पीरियड्स की जो नॉवेल्स थी उनसे इसका कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन कौन है? तो आपका एक जो है काम है या होमवर्क मानिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कितने स्टेट्स में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अभी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं ये आपके चेयरमैन हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। वहीं अवध बिहारी चौधरी जो हैं ये स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्पीकर हैं। ठीक है, तो अवध बिहारी चौधरी इज द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वेयर एज श्री देवेश चंद्र ठाकुर इज द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग विल द खादी मेला कम इंटरप्रेन्योर मार्केट, खादी मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार स्टेट खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? पटना में। तो कब से कब तक चलेगा? बस यही है एमसीक्यू, इस तरह के भी एमसीक्यू आते हैं। तो 7 जुलाई से 16 जुलाई 2023 तक मनाया गया, अशोक होटल में शायद मनाया गया है, तो वो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, एवरी पर्सन इन बिहार इज ड्रिंकिंग 400 ग्राम्स ऑफ मिल्क पर डे, यानी पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी ऑफ बिहार बिकम्स 400 ग्राम्स पर डे, जो कि काफी अच्छा इंक्रीज है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, यूपी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो बिहार वो नहीं है। तो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी ऑफ बिहार इज 400 ग्राम्स पर डे। ठीक है, वहीं नेशनल की बात करें, नेशनल एवरेज जो है वो 444 ग्राम, तो अभी नेशनल एवरेज में अवेलेबिलिटी में पीछे है। ठीक है, अवेलेबिलिटी में पीछे है। वहीं सेल्स भी इंक्रीज हुआ है, 1.4 लाख लीटर पर डे के हिसाब से इंक्रीज हुआ है, ये है नहीं सेल्स। ठीक है, तो देखते हैं इन बिहार नाउ 1 पर्सन इज ड्रिंकिंग 400 ग्राम्स ऑफ मिल्क पर डे। और वहीं 2006 की बात करें तो ये कितना था? 400 अभी है, तो 154 ग्राम्स मिल्क अवेलेबिलिटी थी बिहार में, तो ड्रास्टिकली बढ़ा है। द नेशनल एवरेज इज 444 ग्राम। ठीक है, तो बिहार अभी अवेलेबिलिटी के मामले में पर कैपिटा पीछे है। द मिल्क पर पर्सन पर डे, एट द सेम टाइम बिहार हैज गॉन अहेड ऑफ नेशनल एवरेज इन मिल्क प्रोडक्शन। लोगों को दूध कम मिल रहा है, लेकिन बिहार जो है प्रोडक्शन में नेशनल एवरेज से ज्यादा है। प्रोडक्शन में ज्यादा है तो आप कहेंगे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कैसे कम है? जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। तो मिल्क सोल्ड इन 2023 डेली, 2023 में डेली जो मिल्क सोल्ड किया गया 19.2 लाख लीटर्स पर डे। ठीक है, खासकर अप्रैल मई और जून के महीने 19.2 लाख लीटर पर डे। ठीक है, और लास्ट ईयर ये था 17.79 लाख लीटर पर डे। और ये कितने से बढ़ा है? तो यही आप देखिए 1.41 लाख, तो इसमें 1.41 लाख जोड़ देंगे तो ये 19.2 LL आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मिल्क सोल्ड डेली कलेक्शन है 18.5 लाख लीटर पर डे अभी 2023 का, और यही अप्रैल मई और जून का। लास्ट ईयर ये 16.63 था। ठीक है, तो ये डेटा थोड़ा सा याद रखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये अब एक बार देख सकते हैं, तो ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट थे। नाउ another news is multimodal transport hub being built in 4 acres near पटना जीपीओ। तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है पटना जीपीओ के पास में 4 एकड़ में। ठीक है, तो 2025 तक कह रहे हैं। कब तक? 2025 तक ये बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, 24 या 25 तक। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बस यही है कि इसमें पार्किंग वॉकिंग की फैसिलिटी हो जाएंगी इजी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी कुछ चीजें, तो ये पटना स्मार्ट सिटी का नाम आया है लिमिटेड का। ठीक है, तो ये पटना स्मार्ट सिटी के अलावा और बिहार में कितनी स्मार्ट सिटीज हैं? तो 3 और हैं। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज इन बिहार आर 4। 4 राउंड में सिलेक्शन हुआ था। 2015 के स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम है, आप सबको पता है। 2018 तक 100 सिटीज को सिलेक्ट करना था, जिसमें 4 बिहार की हैं। तो कौन कौन सी हैं? पटना है, भागलपुर है, बिहार शरीफ है और मुजफ्फरपुर है। ये 4 सिटीज स्मार्ट सिटीज हैं बिहार की। और जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग हुई थी 2022 की, उसके बाद अभी रैंकिंग नहीं आई है, ये ध्यान दीजिएगा। स्मार्ट सिटीज रैंकिंग ऑफ 2022 में नन ऑफ द सिटीज ऑफ बिहार रैंक्ड अंडर 75। 75 रैंक के अंदर कोई भी सिटी ने स्कोर नहीं किया। ठीक है, और सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो वो पटना का ही रहा है। 2021 वाले में रैंकिंग में ये 54th पोजीशन पे थी, 28 घट के ये 82वें पोजीशन पे पहुंच गई है। वहीं बात करें तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बिहार में भागलपुर ने किया है। उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर 78th पोजीशन पे है, भागलपुर 76 पे है, बिहार शरीफ 81 पे है, पटना 82 पे है। ठीक है, और इसी के साथ टोटल नंबर ऑफ जो है एयरपोर्ट्स इन द कंट्री,
कितने हैं, 2022 की रिपोर्ट बता रहा हूँ अप्रैल की, 140 थे, ठीक है, जिसमें से 3 बिहार में फंक्शनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, 3 बिहार में है, विच इज गया, पटना और दरभंगा। जमुई में भी खुल रहा है, आप लोगों को पता है, गया, पटना और दरभंगा, ठीक है, अप्रैल 2022 में। इसमें ये प्रपोज किया गया है कि बिहार के इन स्मार्ट सिटीज में भी एयरपोर्ट बनाए जाए। 2023 वाला जो आपका G20 की मीटिंग्स जो है नालंदा में नहीं होने का एक मात्र रीजन है ये कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होना, उसमें एयरपोर्ट वन ऑफ द थिंग्स थी, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए जाइए, मौलवीज एग्जामिनेशन कंटिन्यूज इन बिहार, नो व्हाट इज द ट्रेनिंग ऑफ फौकानिया, ठीक है, फौकानिया, तहतनिया एंड अलैया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट उतना तो नहीं है, फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बेसिकली ये जो है 5th क्लास तक, ये 8th क्लास तक, और ये इससे ऊपर वाले एजुकेशन के लिए एग्जामिनेशन होता है। तो देखते हैं, ठीक है, ये तो मदरसा एजुकेशन, द प्राइमरी बोर्ड इज कॉल्ड तहतनिया, तो जो प्राइमरी बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है मदरसाज में उसको तहतनिया कहते हैं। वही जूनियर हाई स्कूल लेवल यानी 8वीं तक फौकनिया, और उसके ऊपर वाले 10वीं या 12वीं कुछ भी हो सकता है, 10वीं 12वीं से ऊपर होता नहीं है, कॉल्ड अलैया या अलिया, ठीक है, 10वीं को ही शायद 10वीं को ही अलिया कहते हैं। मुंशी, मौलवी, अलीम, कामिल, फाजिल आर स्टडीज ऑफ अलिया लेवल विच इज 10th लेवल की थी। तो जितने भी मुंशीज वगैरह होते थे या मौलवी, ये 10वीं तक का समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन ये क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये है टोटल जो है मदरसा एजुकेशन के बारे में जो को बिहार में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इसमें बिहार बोर्ड के कुछ रूल्स सम्मिलित या इनकलकेट किए गए हैं। प्लीज टेल दैट द डिग्री ऑफ मुंशी एंड मौलवी इज इक्वल टू द 10th क्लास। इट इज नोन दैट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद, ये दोनों लोग मदरसे से पास आउट थे। इनकी इनिशियल एजुकेशन, अलीम की जो डिग्री होती है वो 12th के बराबर होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका मदरसा एजुकेशन के बारे में। नाउ कम्यूटिंग एनीवेयर इन बिहार इज इजी, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो हुआ नहीं है, बट इट विल बिकम इन कमिंग फ्यूचर। कैसे कि 6 जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे जो है, 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रपोज किए गए हैं बिहार में, ठीक है। तो 6 एक्सप्रेसवे एक स्टेट में होना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, ठीक है। तो ये 6 एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं, तो अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे, वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये सब बिहार से होकर जाएंगे, रक्सौल पटना हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, और बकरपुर डुमरिया एक्सप्रेसवे। सबकी लेंथ जानिए, तो अमास दरभंगा की जो लेंथ है वो है 199 किलोमीटर, वाराणसी कलकत्ता जो एक्सप्रेसवे है 686 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी 519, रक्सौल पटना हल्दिया 695 किलोमीटर, पटना आरा सासाराम कितना 118, और बरकपुर डुमरिया 73 किलोमीटर। तो इतना तो अभी है। इसमें बिहार में कितना लेंथ है वो बाद में देखेंगे कि क्या है टोटल, ठीक है। तो ये 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन सर्किट, तो बुद्धिस्ट सर्किट सारनाथ से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, वैशाली होते हुए, गया होते हुए नालंदा, ठीक है, नालंदा, ठीक है, बुद्धिस्ट सर्किट सारनाथ से वैशाली इन बिहार, गया, नालंदा, भदरिया जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और एंशियंट विक्रमशिला महाविहार को कनेक्ट करेगा जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहीं अगर बात करें जैन सर्किट की, तो पावापुरी जो कि नालंदा में है, जैन टेम्पल ऑफ लच्छूर जमुई का, जैन टेम्पल ऑफ नाथनगर भागलपुर में, बसकुंड वैशाली जैन टेम्पल, कुंडलपुर जैन टेम्पल एंड कमल दह जैन टेम्पल ऑफ पटना, इन सबको कनेक्ट करेगा। ये जैन जो है सर्किट जो बन रहा है। तो बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट जो दोनों कौन कौन से एरियाज को कनेक्ट कर रहा है वो आप एक नोट बनाइए और इसको लिखिए, ठीक है। तो इसका मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां से ये चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जैन वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसकी जो है जैन जो प्रोमिनेंट जो टेम्पल्स है बिहार के, उनके ऊपर भी एक वीडियोस आपके पास आएगी, ठीक है, टेम्पल्स जो नाउ। तो ये हमने देख लिया कौन कौन सा बुद्धिस्ट और जैन सर्किट इन बिहार। वहीं राम जानकी मार्ग जो है बेसिकली अयोध्या से जो जनकपुरी को कनेक्ट करने के लिए 240 किलोमीटर का जो पार्ट जो है इसका बिहार में आएगा। एक्सप्रेसवे या रूट बन रहा है, नेशनल हाईवे। अलॉन्ग विद दिस राम जानकी मार्ग इज ऑल्सो बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन अयोध्या एंड जनकपुरी जो कि नेपाल में पड़ता है, जिसका 240 किलोमीटर विल
fell into the state of Bihar, whose construction cost is about 2700 crore. It is likely to be completed by 2024. तो 2024 तक ये राम जानकी मार्ग जो अयोध्या से जनकपुरी को कनेक्ट करेगा 2024 तक बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट राम जानकी मार्ग। सेकेंड न्यूज इज द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स। टोटल जितनी भी रोड्स हैं बिहार में वो टोटल जो मिला के 1,29,934 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिए ये टोटल है, टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन बिहार, टोटल लेंथ इंक्लूडिंग रूरल, ठीक है, इंक्लूडिंग रूरल। वहीं बात करें तो रूरल को हटा दिया जाए, ठीक है, रूरल इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए रूरल, तो कौन कौन सा होगा, तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं उनको अगर दिया जाए तो ये कितना है 24,934 किलोमीटर, बस 24,934 किलोमीटर। तो 1,10,000 के आसपास जो है ये सिर्फ 1,10,000 किलोमीटर के आसपास रूरल रोड्स ही हैं बिहार में। 1,10,000 के आसपास कितने हैं 1,10,569 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ रूरल रोड्स हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से हैं, रूरल रोड। वहीं बात करें लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे क्या है, NH31, जो कि आप कानपुर के पास में उन्नाव से बंगाल के समसी को जोड़ता है, ठीक है, बंगाल के समसी को जोड़ता है। इट्स लेंथ इज अबाउट 398 किलोमीटर। तो कितनी लेंथ है, 398 किलोमीटर है, ठीक है। एट द सेम टाइम द शॉर्टेस्ट इज तो 727, ठीक है, 727A जो है नेशनल हाईवे शॉर्टेस्ट है, और लॉन्गेस्ट जो है NH31 रामपुर बुजुर्ग से मारवा तक, ठीक है, और 227A भी इसमें इंक्लूडेड है जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करता है। द लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इन द स्टेट इज अबाउट 3713 किलोमीटर। और नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ भी पूछा जा सकता है, नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ कितनी है, तो 5947.8 किलोमीटर हैं बिहार में। तो 5947 किलोमीटर टोटल नेशनल हाईवेज की लेंथ है। ये डेटा जो है अभी आपका अपडेटेड नहीं है, ये 2020 का ही डेटा है, ठीक है। अभी ये लेंथ 6000 प्लस हो गई है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये डेटा अभी तक यही यूज किया जा रहा है। चलिए, आरबीआई की रिपोर्ट आई है दैट ईयर आफ्टर ईयर डेप्ट बर्डन ऑन बिहार इज इंक्रीजिंग, एट द same time its effect is visible on per capita loan, and per capita loan has also been increased. The total loan outstanding in the year 2019 और 2019-20 में 19,000 कितना था टोटल लोन आउटस्टैंडिंग, पर पर्सन वाला नहीं, तो 1,93,382 करोड़ था, विच इज लाइकली टू इंक्रीज 2,27,196 करोड़ इन द 2020-2021, जो कि 25 जो है 2.5 लाख के आसपास करोड़ के आसपास 2021-22 में होगा, और 2.8 लाख करोड़ के आसपास 22-23 में होगा, ठीक है, और 3.2 लाख करोड़ के आसपास 23-24 में होगा। ये बिहार की बात हो रही है टोटल, ठीक है, टोटल की बात। वहीं पर कैपिटा की बात करें, क्रेडिट जो है वो कितना जाएगा, 25,000 के आसपास जाएगा 2023-24 में, अभी 19,000 के आसपास, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। द फाइनेंस कमीशन हैज सेट अ लिमिट फॉर द स्टेट टू टेक लोन्स, ठीक है, तो ये बाद में देखते हैं। पर कैपिटा क्रेडिट पोटेंशियल, पर कैपिटा क्रेडिट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 15,982 यानी 15,982 रुपीज 2019-20 में टू 24,981 इन 2023-2024। तो अभी कितना 2019-20 में कितना था, 15,982, अराउंड 16,000 जो है ये पर कैपिटा क्रेडिट पोटेंशियल था बिहार के लोगों का, कितना 16,000 के आसपास, और ये 25,000 के आसपास पहुंच जाएगा 2023-24 में। तो यही बात हो रही थी। हाउएवर द लोन इज विद इन परमिसेबल लिमिट, जो कि फाइनेंस कमीशन ने वो परमिट की है। तो फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है, लिमिट सेट किया है स्टेट के लिए टू टेक लोन्स अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। बिहार हैज टू कीप द टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट, ठीक है, जो लोन ले सकता है रेंज ऑफ 40.4% ऑफ 40.4% तक ये लोन ले सकता है अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है, जो कि अभी लिमिट में है, अभी 38 के पास भी नहीं है, ठीक है। इन द बजट 2023-24 बाय द स्टेट गवर्नमेंट द रेशियो ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑफ GSDP इज एस्टिमेटेड टू बी
37.8%, तो 40.4 है अभी 2023-24 में जो एस्टिमेटेड है, 37.8% एस्टिमेटेड है, तो अभी काफ़ी कम है। दिस फिगर इज एस्टिमेटेड टू बी, तो 38.12% 20-21-22 में था, 38.15% जो है 22-23 में था, और 37.81% 23-24 में एस्टिमेटेड है, जो कि कम एस्टिमेटेड है पिछले प्रीवियस ईयर से। तो ये भी एक ट्रेंड देखिएगा कि ये एस्टिमेशन क्या है, घटा रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी आरबीआई रिपोर्ट, ठीक है, जो लास्ट ईयर आई थी, पंजाब जो है सबसे ज्यादा इंडेप्टेड स्टेट है इन द कंट्री, होगा बाय द ईयर 2026 और 27 में। तो सबसे ज्यादा लोन लेना किसको पड़ेगा, पंजाब को पड़ेगा, पंजाब को। उसके बाद, ठीक है, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, उत्तराखंड, फिर बिहार का नंबर है, हरियाणा इससे नीचे, तमिलनाडु और झारखंड इससे नीचे आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।